कैसे हैं आप सभी लोग। लोग तो हम उस दिन कहाँ तक पढ़ लिए थे। हमने उस दिन प्रोटोप्लाज्म तक पढ़ा था। आज हमें सेल मेम्ब्रेन पढ़ना था। ठीक। थोड़ी 2 दिन मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था। आवाज से मेरी लगी रहा होगा, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन है क्या। ठीक। सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। तो कोशिका झिल्ली, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेम्मा के नाम से भी जानते हैं। ठीक। तो हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेम्मा के नाम से भी जानते हैं। किसको, सेल मेम्ब्रेन को। आ, यह पादप कोशिका जो प्लांट सेल्स में और एनिमल सेल्स में, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ठीक। दोनों में पाई जाती है और ये कैसी होती है, लिविंग मेम्ब्रेन होती है। ठीक। कैसी होती है, सजीव झिल्ली। यह सजीव झिल्ली होती है और इसकी अगर मोटाई की बात करें तो मोटाई कितनी होती है, तो इसकी 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। और ये कैसी होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। मतलब कि इसमें से उन पदार्थों को ही अंदर आने देती है जिनकी आवश्यकता होती है, बाकी जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको अंदर नहीं आने देती है। ठीक। और जो अगर इसके निर्माण की बात करें कि ये बनी किसकी होती है, तो ये प्रोटीन की और फास्फोलिपिड की बनी होती है और इसमें कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कोशिका को जो ये काम क्या करती है, तो यह एक निश्चित शेप देती है, निश्चित आकार देती है। और जो कोशिकांग होते हैं उनकी सुरक्षा एवं जो बताएं कि ये कैसी होती है, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन होती है, जिसके कारण क्या होता है कि ये चयनात्मक पदार्थों का परिवहन करती है। ठीक। अब इसके लिए एक था सिंगर एवं निकोलसन मॉडल, सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए। ये काफी पूछा जाता है, इसलिए इसके लिए एक मॉडल है सिंगर एवं निकोलसन। तो इन्होंने 1972 में एक मॉडल दिया था, कौन सा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में समझना, तो उन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या बताया था कि जो हमारा फास्फोलिपिड होता है, ठीक, क्या बताए थे कि उन्होंने कि जो फास्फोलिपिड होता है वह कैसे पाया जाता है। तो फास्फोलिपिड जो होता है वो फ्लूइड के समान बहता हुआ, जैसे कि अगर आप समुद्र की देखो, समुद्र की लहरें बहती हुई पाई जाती है ना, तो जो फास्फोलिपिड होता है वह बहते हुए पाया जाता है। और जो उसमें प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन क्या करता है कि उसी फ्लूइड में बहता हुआ रहता है। जैसे अगर हम जैसे एक टब लीजिए, टब में आइस क्यूब रख दीजिए, तो आइस क्यूब रख देंगे और अगर पानी को हल्का हल्का हिलाएंगे हम, तो क्या होगा कि वह भी पानी की धाराओं के साथ क्या होगा, जो प्रोटीन होगा उन्हीं के ऊपर ऊपर यानी बहता हुआ जाएगा। तो सेम उसी तरह बताए
और जो प्रोटीन होता है वो अरेंज कैसे होता है, तो मोजेक शेप में होता है। मतलब कि जो जैसे अगर पत्थर की दीवार देखोगे तो पत्थर कैसे होते हैं, इरेगुलर शेप में होते हैं। मतलब कि कभी ऊपर तो कभी नीचे, तो इरेगुलर शेप में ये इनका जो अरेंजमेंट होता है कैसे होता है, मोजेक शेप में होता है। ठीक।
किन पदार्थों को? तो इसमें केवल द्रव पदार्थों को ही अंदर लेता है। ऐसे जीव झिल्ली होती इसके। वॉइस कहाँ से नहीं आ रही थी मेरी? मेरी वॉइस आ रही है अब? अब आनी चाहिए आई थिंक। चलो, तो चलो एक बार मैं फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ जो ये रह गया था। तो देखो, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल ने कब दिया था? 1972 में सिंगर एंड निकोलसन मॉडल ने दिया था। कौन सा मॉडल दिया था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उन्होंने क्या बताया था सेल के जो स्ट्रक्चर के बारे में, कि इसमें जो है दो लेयरों से मिलकर के, दो परतों से मिलकर के बनी हुई होती है ये। तो ये होता है इसका जो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से, जैसे कि मैंने पहले ऊपर ही बताया कि किस किस से, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। तो जो इसमें फॉस्फोलिपिड होता है वह तैरते हुए फ्लूइड में तैरते हुए पाया जाता है, और जो प्रोटीन होता है वह मोजेक शेप में अरेंज होता है। मोजेक मतलब इरेगुलर शेप पे। जो ये प्रोटीन है ये होगा क्या? प्रोटीन। और ये हो गया फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, ठीक। तो जो ये क्या होते हैं कि ये मोजेक शेप में अरेंज होते हैं। मतलब मोजेक शेप क्या कहलाता है? जैसे आप पत्थर की दीवार देखोगे, ठीक, पत्थर की दीवार कैसे होती है? इरेगुलर शेप में, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब एक मोजेक शेप पे अरेंजमेंट होता है। तो वैसे प्रोटीन जो होते हैं मतलब कि मोजेक शेप में अरेंजमेंट होते हैं। और जो ये फॉस्फोलिपिड होती है ये दो भागों से, एक हेड और दूसरा टेल। तो हेड जो होता है वह फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ, तो फॉस्फेट से बना हुआ होता है, और जो टेल होता है ये टू फैटी एसिड से बना हुआ होता है, ठीक। और जो ये हेड होता है नेचर में कैसा होता है? तो ये हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब कि वाटर लविंग होता है। वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है, मतलब कि वाटर से ये क्रिया कर लेता है। और जो ये टेल पार्ट होता है ये कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब कि वाटर रिपेल्सन करता है। तो फैगोसाइटोसिस मतलब होता है कि जब ठोस पदार्थों को अंदर आने देती है। जब ठोस पदार्थों को अंदर आने देती है, ठीक। तो वह क्रिया जिसमें हम ठोस पदार्थों को अंदर लेते हैं वह क्या कहलाती है? फैगोसाइटोसिस कहलाती है। और फैगोसाइटोसिस की जो इस क्रिया होती है इस क्रिया को क्या बोलते हैं? सेल ईटिंग बोलते हैं, ठीक। सेल ईटिंग बोला जाता है। अगला है कि ये निश्चित आकार
प्रदान करती है। तो यह होती है सेल मेम्ब्रेन को यानी कि जो कोशिकांग हो गए या हमारे उनको हो गए, तो ये कोशिका को क्या करती है, एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। अगला अपना क्या है, सेल वॉल। तो सेल वॉल कोशिका भित्ति, तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये कोशिका के बाहर पाए जाने वाला आवरण होता है। मतलब कि ये सेल के यानी कि सेल के बाहर ऊपरी लेयर में पाई जाने वाली लेयर होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पौधे हो गए, बैक्टीरिया हो गई, इनमें पाई जाती है। पौधे हो गए, बैक्टीरिया हो गई, फंगस हो गई, इनमें पाई जाती है। ठीक। और ये अगर इसमें एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होती है। और अगर हम बात करिए प्लांट में किस किस की बनी होती है, प्लांट में, तो यह प्लांट में यह बनी होती है सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज हो गया, हेमी सेल्यूलोज हो गया। सभी कोशिकाओं में इसकी मोटाई जो होती है अलग अलग होती है। जैसे इसकी मोटाई जो स्टार्ट होती है 0.1 म्यूएम से लेकर के 10 म्यूएम तक होती है। ठीक। और ये क्या करती है, तो ये कोशिका को एक दृढ़ता, रिजिडिटी प्रदान करती है। मतलब कोशिका को ये कठोरता प्रदान करती है। और जैसे कि मैंने बताया कि इसका जो निर्माण होता है सेल्यूलोज हो गया, हेमी सेल्यूलोज हो गया, लिपिड, प्रोटीन, लिग्निन एवं क्यूटिन आदि से होता है। ठीक। अब जो ये सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल ये इसमें 3 परतें पाई जाती हैं। ठीक। सेल वॉल 3 परतों से निर्मित होती है। सेल वॉल 3 परतों से निर्मित होती है। कौन कौन सी, एक हो गया प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? चलो ठीक है। तो देखो, हम लोग किसके बारे में, मिडिल लैमेला पढ़ रहे थे, ठीक? तो मिडिल लैमेला जो होती है, ये कहाँ होती, ये कैसी होती है? तो यह एक सीमेंटिक लेयर होती है। सीमेंटिक लेयर, सीमेंट का, जैसे सीमेंट का काम क्या होता है, मतलब कि जोड़ने का काम। तो ये क्या करती है, ये प्राइमरी लेयर और सेकेंडरी लेयर, प्राइमरी दो सेल वालों को आपस में जोड़ने का काम करती है। कौन? जो मिडिल लैमेला। देखो जैसे हमारी सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कुछ इस तरह से। हमारी सेल वॉल कुछ ऐसे होती है ना,
तो जो इसमें ये होती, ये कौन सी है सबसे आउटर लेयर, सबसे ये आउटर लेयर कौन सी होती है, तो ये मिडिल लैमेला होती है। ठीक, तो ये मिडिल लैमेला क्या करती है, आपस में जोड़ने का काम करती है। ठीक, ठीक, तो ये मिडिल लैमेला क्या होती है, आपस में जोड़ने का काम करती है। कौन, ये कैसी होती है, सीमेंटिक लेयर होती है। और ये बनी किसकी होती है, तो इसमें मौजूद क्या क्या होता है, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक, तो ये किसकी बनी होती है, तो ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। और ये पाई कहाँ जाती है, तो यह कच्चे पदार्थों में पाई जाती है। ठीक, रॉ फूड्स पे या कच्चे फलों में, सॉरी, रॉ फूड्स पे। और पक्के फलों में क्या होती है कि यह घुल जाती है, इसीलिए जो फल होते हैं कैसे होते हैं, यानी बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक, मीठे हो जाते हैं। अगर और दूसरी बात करें हम किसकी, प्राइमरी सेल वॉल की, प्राइमरी सेल वॉल। तो जो ये प्राइमरी सेल वॉल होती है, तो ये उपस्थित, तो यह जस्ट किसके, जो मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला के जस्ट नीचे उपस्थित होती है। कौन, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक, तो कहाँ होती है, मिडिल लैमेला के जस्ट नीचे उपस्थित होती है। और यह क्या होती है, सत्य, यानी कि फर्स्ट ट्रू सेल वॉल होती है। ठीक, पहली सत्य सेल वॉल होती है। ठीक, जो सेल वॉल की पहली जो लेयर होती है वह पहली सत्य ट्रू सेल वॉल होती है, या मिडिल लैमेला के जस्ट नीचे पाई जाती है। तो मिडिल लैमेला के नीचे पाई जाती है, ओ सॉरी, नीचे पाई जाती है। और अगर हम बात करें कि ये होती कैसी है, तो यह होती है थिन होती है और इलास्टिक होती है। मतलब थिन मतलब कि यह सॉफ्ट, ये पतली होती है, थिन एंड इलास्टिक होती है। और इसमें यह बनी किस किस की होती है, तो यह हेमीसेलुलोज और सेलुलोज की बनी होती है। किस किस की, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और ये पाई कहाँ जाती है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक सेल्स और पैरेनकाइमेटस टिश्यू पे पाई जाती है। ठीक, मेरिस्टेमेटिक एंड पैरेनकाइमेटस में उपस्थित होती है। ठीक, तीसरी बात करें हम किसकी, सेकेंडरी सेल वॉल की। सेकेंडरी सेल वॉल, तो जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये कहाँ पाई जाती है, तो जस्ट प्राइमरी सेल वॉल के नीचे उपस्थित होती है। यह तीन परतों से मिलकर के बनी होती है, तीन परतों से मिलकर बनती है, या तीन परतों से बनी हुई होती है। ठीक, पहला हो गया S1, ये आउटर लेयर। जो S2 होता है, मिडिल लेयर। ठीक, और S3 जो होता है यह इनर लेयर होता है। यह कहाँ पाई जाती है, तो यह रूट हो गया, रूट एंड स्टेम के एपेक्स भाग में, जो ऊपरी भाग होता है उसके रूट एंड स्टेम के वहां पाई जाती है। और ये बनी किसकी होती है, सॉरी, ये कैसी होती है, तो ये थिक और नॉन इलास्टिक होती है, थिक एंड नॉन इलास्टिक होती है। और इसमें यह हेमीसेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक,
तो ये रहा क्या, सेल वॉल। तो यहां तक आप लोगों को कैसा लगा, यहां तक समझ में आया आप लोग को सभी को? हमने क्या क्या पढ़ लिया आज? थोड़ा माइक का इशू चल रहा था, उसकी वजह से आज थोड़ी बहुत ज्यादा मिस हुआ है। देखो, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, और सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया। अब अगला हम पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लियस। ठीक। देखो, मेरी कल भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और परसों भी, इसलिए मैं 2 दिन क्लास नहीं ले पाया था। आज मैं कुछ ठीक हूँ। तो न्यूक्लियस के बारे में अब क्लास आप लोग की सुबह ही होगी, और शाम को क्या है कि जो क्लास हुआ करती थी उसी टाइमिंग पे अब एमसीक्यूज चलेंगे। तो आप लोग को एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस होती रहेगी और क्लास भी चलते रहेगा। ठीक। तो शाम को आप लोग 7 से 8 और 8 से 9 दोनों टाइम जुड़ना, दो क्लास होगी। तो 7 से 8 जो चलेगी वो टीजीटी साइंस की चलेगी, और जो 8 से 9 होगा उसमें पीजीटी की चलेगी। ठीक। तो चलिए, अगला है क्या, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। तो केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब, 1831 में किया था। ठीक। क्या हुआ था कि जब 1665 में कोश सेल वॉल की खोज हुई थी, तो उसी टाइम पे फिर जब देखा गया कि एक कोशिका है, फिर कोशिका में कॉर्क में देखा गया था, फिर उसके बाद देखा गया कि जो सेल है, सेल के बारे में स्टडी की गई। तो फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, तो कोशिका का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल्स कहा जाता है। और इसे सभी कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र, कोशिकाओं का नियंत्रण केंद्र भी माना जाता है, कंट्रोल सेंटर भी माना जाता है। किसको, न्यूक्लियस को। ठीक। जो केंद्रक होता है कैसा होता है, तो आकार में यह केंद्रक जो होता है अंडाकार होता है, गोलाकार होते हैं और चपटे भी होते हैं। ठीक। अब जो ये केंद्रक होता है, ये किस किस से मिलकर के बना हुआ था, तो इसमें 4 भाग होते हैं, 4 पार्ट से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक। कौन कौन से, एक हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियोलस हो गई, न्यूक्लियोलस हो गई, और हो गया न्यूक्लियर, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, और तीसरा हो गया, फोर्थ हो गया क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव, और क्रोमेटिन या गुणसूत्र, या इसी को हम क्रोमोसोम या क्रोमेटिन। ठीक। तो चलिए, अब एक एक से हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले किसकी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ठीक। तो देखो, जो केंद्रक होता है वह 4 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है। कौन कौन से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन से। तो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो खोज है वह किसने की थी, तो हार्टविंग ने किया था। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये केंद्रक के चारों ओर एक महीन मेम्ब्रेन होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक। तो देखो, ये यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस हो गया पूरा, यहाँ पे अपना पूरा तो क्या पड़ा हुआ होगा, यानी कि ये साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ हो, तो बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, सबसे आउटर लेयर न्यूक्लियस की क्या है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। फिर उसके अंदर ये क्या भरा हुआ है, ये न्यूक्लियो प्लाज्म भरा हुआ है। ये एक बड़ा सा छोटा सा एक बड़ा गोला सा पाया जाता है केंद्रक, जिसको अपन केंद्रिका बोलते हैं न्यूक्लियस की। और ये है जो धागे के समान फैले हुए हैं, ये क्या कहलाते हैं, क्रोमेटिन कहलाते हैं। ठीक। तो अब जो हमने, तो यह किससे बना होता है, तो यह 2 परतों से डबल मेम्ब्रेन होती है। मैंने वहां दिखाया ना कि ये कैसी बनी हुई है, ऐसे कर करके बनी हुई है। मतलब कैसे हुई होती है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। और प्रत्येक झिल्ली 1 यूनिट मेम्ब्रेन को प्रदर्शित करती है। ठीक। और इसकी मोटाई की बात करें तो कितनी होती है, तो 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। ठीक।
अगला है केंद्रक द्रव, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो केंद्रक जो ये कहाँ उपस्थित होता है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित होता है। और ये कैसा होता है, तो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी होता है और सेमी लिक्विड होता है, ठीक, मैट्रिक्स होता है। और जिसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियर सैक बोलते हैं, मतलब कि केंद्रक रस या न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक। और जो केंद्रक द्रव है तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसमें आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम एवं खनिज लवण पाए जाते हैं। अगली बात की जाए न्यूक्लियोलस की, तो न्यूक्लियोलस केंद्रिका, केंद्रिका की खोज किसने किया था, तो फोंटेना ने केंद्रिका की खोज की थी। अब केंद्रक में एक या अधिक सघन गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं जिसे अपन न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो केंद्रक में जैसे बताया कि एक गोल संरचना या बड़ी सी या छोटी सी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, केंद्रिका कहा जाता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, तो इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। तो आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, जो आरएनए सिंथेसिस होती है वह कहाँ होती है, तो न्यूक्लियोलस में होती है, केंद्रिका में होती है। अगला है क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन क्या कहलाता है, जो मैंने बताया कि धागेनुमा संरचना जो पाई जाती है उसको क्या कहता है, क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, ठीक। मतलब कि महीन धागे के समान जो संरचनाएं पाई जाती है ये क्या कहलाती है, क्रोमेटिन कहलाती है। और ये केंद्रक का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन रेटिकुलम पाया जाता है, इसे क्रोमेटिन रेटिकुलम भी कहते हैं किसी को, जो वो क्रोमेटिन धागे के समान फैला हुआ था, ठीक। अब अगला है क्रोमेटिन जो होती है ये किससे बनी हुई होती है, तो क्रोमेटिन जो होती है डीएनए से बनी रचना होती है। कोशिका विभाजन के समय धागे क्या होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। जब अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो सेल डिवीजन में अपन जब मेटाफेज स्टेज आती है तो उसमें क्या होते हैं, ये स्पष्ट रूप से क्या होते हैं कि सिकुड़ के मोटे हो जाते हैं, जिसको क्रोमोसोम के रूप में दिखाई देते हैं। वहीं पे इनका अध्ययन किया जाता है सबसे ज्यादा। अगर स्टडी की जाती है तो स्टडी करने के लिए कौन सी फेज होती है, तो मेटा फेज होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक। अभी जस्ट इसके बाद हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि कैसे अपन ये क्रोमोसोम कैसे बनते हैं, क्या है, ठीक है। अब अगला है क्रोमोसोम, आ गया क्रोमोसोम, ठीक। तो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, 1888 में वाल्डेयर ने किया था। और जो गुणसूत्र की खोज है, देखो ये बातों को ध्यान रखना है, शब्द शब्द किसने दिया था, 1888 में वाल्डेयर ने दिया था। इसकी खोज किसने की थी, तो 1882 में वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। और प्रथम बार क्रोमोसोम का अवलोकन किसने किया था, तो जो प्रथम बार फर्स्ट टाइम किसने किया था, तो हॉफमिस्टर ने किया था, ठीक। अगला है कि किसी भी प्रजाति में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, निर्धारित होती है। तो कोई भी चाहे स्पीसीज हो, जैसे मनुष्य हो, बंदर हो, तो सभी में क्रोमोसोम की संख्या एक निर्धारित होती है कि इसमें इतने क्रोमोसोम पाए जाएंगे, ठीक। और ये कैसी होती है, तो काइक या सोमैटिक सेल्स में, मतलब कि जो दैहिक कोशिकाएं होती है, तो दैहिक कोशिकाओं में कैसी होती है, तो डिप्लॉयड होती हैं। और जो जनन कोशिकाएं होती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, तो रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये कैसी होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं, ठीक। और सबसे कम क्रोमोसोम किसमें होते हैं, तो सबसे कम क्रोमोसोम जो होते हैं वो एस्कैरिस में कितने होते हैं, 2 होते हैं। और सबसे अधिक क्रोमोसोम तो कितने होते हैं, 1600। ये किसकी संख्या बता रहा हूं मैं, डिप्लॉयड की बता रहा हूं, ठीक। अगर इसी को हैप्लॉइड कर देंगे तो कितनी हो जाएंगी, ये उसकी आधी हो जाएंगी। तो जैसे एस्कैरिस में 2 है तो हैप्लॉइड में 1 हो जाएगी। रेडियोलेरिया है 1600 तो हैप्लॉइड में 800 हो जाएगा, ठीक। ये क्या हुआ। अब अगला है कि देखो इसमें क्रोमोसोमों की संख्या है, तो मैंने एनसीईआरटी से कुछ क्रोमोसोम उठाए हैं, यानी कि कुछ जानवरों के नाम और उनकी क्रोमोसोम की संख्या जो मुख्यतः पूछे जाते हैं। तो मनुष्य में कितने होते हैं, 46। घरेलू मक्खी में 12 यानी 12। मेढक में 26। गोरिल्ला में 48। मक्खा में हो गए 20। और मटर में 14 होते हैं। अमीबा में 250। रेडियोलेरिया में 1600। और ड्रोसोफिला में 8। खरगोश में 44। चावल में 24 चना में 16 और गेहूं में 42। तो ये हुई क्रोमोसोमों की संख्या। और मनुष्य में कितने पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 23 के पेयर्स में 46 होते हैं, मतलब 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं।
जिसमें से एक जोड़ा जो होता है क्रोमोसोम वो कैसा होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, लैंगिक क्रोमोसोम होता है। और जो 22 जोड़े होते हैं वह कैसे होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक। तो जो लिंग का निर्धारण है वह किससे होता है, एक सेक्स क्रोमोसोम के माध्यम से होता है। तो लैंगिक गुणसूत्र कितने प्रकार से, दो प्रकार से, एक हो गया एक्स और दूसरा हो गया वाई, दो प्रकार से होते हैं। पुरुष में एक्स वाई तथा महिलाओं में एक्स एक्स के रूप में उपस्थित होते हैं। और ये रहा क्रोमोसोम की यानी कि उसकी स्ट्रक्चर। ठीक। ऊपरी भाग पेलिकल्स और सैटेलाइट ये कहलाता है। ठीक। क्रोमोसोम के दोनों अंतिम सिरों को क्या कहा जाता है, तो टीलोमेयर कहा जाता है। क्रोमोसोम में जीन जो होते हैं व्यवस्थित होते हैं। और जीन कहलाते क्या है, तो जीन जो होते हैं जीवों के गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को यानी हस्तांतरित करने का काम करते हैं, जिसके कारण क्रोमोसोम को वंशागति का वाहक यानी व्हीकल ऑफ हेरेडिटी कहा जाता है। क्रोमोसोम जो होते हैं मुख्यतः किस किस के बने होते हैं, तो इसमें डीएनए 4%, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए, अम्ल एवं अन्य पदार्थों के बने होते हैं। और ये होते कैसे हैं, तो मुख्यतः रूप से जो जीन रासायनिक रूप से डीएनए होते हैं। तो जीन जो होते हैं वह कैसे होते हैं, मुख्य रूप से डीएनए होते हैं। ठीक। अब अगला हम पढ़ेंगे क्या, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले किसने जो जॉन फ्रेडरिक मिसर ने थे। कौन, जॉन फ्रेडरिक, जॉन फ्रेडरिक मिसर। तो जॉन फ्रेडरिक मिसर ने क्या किया था, तो 1869 में 1869 में जॉन फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया था, जो 1869 में जो न्यूक्लिक एसिड है, तो इसको न्यूक्लियस से अलग करके, केंद्रक से अलग करके एक अलग नाम दिया था, क्या दिया था, न्यूक्लियान दिया था। ठीक। न्यूक्लियान, न्यूक्लिन या न्यूक्लियान, न्यूक्लिन बोल दिया अपन, ज्यादा सही रहेगा। ठीक। केंद्रक से अलग किया था और इसको क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन नेम दिया था। ठीक। अब न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार से होते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं। पहला हो गया डीएनए और दूसरा हो गया क्या, आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये हो गया राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक। तो डीएनए दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये बने किस किस के होते हैं, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस के बने होते हैं, के बने होते हैं। ये कई पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की एक चेन से बने होते हैं। ठीक। एक की एक चेन होती है। ठीक। न्यूक्लिक अम्ल पॉली न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला या चैन, श्रृंखला का बना होता है। और जो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बनते हैं, तो ये कई न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर के बनते हैं। कौन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनते हैं। पॉलीन्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं।
से मिलकर बनते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, तो जो एक न्यूक्लियोटाइड है, तो उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, या एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ऐसा लिखते हैं। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड कई न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाए जाते हैं, तो शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार एवं फॉस्फेट से मिलकर बनता है। ठीक, एवं फॉस्फेट से मिलकर मिलता है। ठीक, तो अब इसमें जो शर्करा होती है वह कैसे होती है, तो देखो, जो शुगर हो गई वह कैसी होती है, तो पेंटोज शुगर होती है। तो पेंटोज शर्करा होती है। ठीक, तो डीएनए में बात करें तो डीएनए में कौन सी पाई जाती है, तो डीएनए में जो होती है शर्करा वो कैसी होती है, डीऑक्सीराइबोज। ठीक, और जो आरएनए में होती है वह कैसी होती है, तो राइबोज शर्करा होती है, और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा। ठीक, और जो नाइट्रोजन क्षार की बात करें, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, तो इसमें दो प्रकार से होते हैं, एक हो गया प्यूरिन और दूसरी हो गई क्या, पिरिमिडिन। तो प्यूरिन में होते हैं क्या, एडिनिन, एडिनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में होते हैं साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, यूरेसिल। तो एडेनिन ए, ग्वानिन जी, साइटोसिन सी, थायमिन टी, यूरेसिल यू। तो डीएनए में क्या क्या पाए जाते हैं, तो डीएनए में पाए जाते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। आरएनए में क्या क्या पाए जाते हैं, तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, तो ये रहे क्या, नाइट्रोजन बेस। और क्या पाया जाता है, तो फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, फॉस्फेट। ठीक, अगला क्या है, फॉस्फेट ग्रुप उपस्थित रहता है। ठीक, तो ये हो गया। अब अगर अपना कल अपन पढ़ेंगे क्या, डीएनए एंड आरएनए के बारे में, डीएनए एंड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए कल अपन पूरा उनको पूरा कंप्लीट समझेंगे, क्या कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या पाया जाता है। ठीक, तो अब आज के लिए बस इतना ही, अपन कल बाकी डिस्कस करेंगे क्या है। और हाँ, इसको, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे, और शाम को मिलेंगे इसके एमसीक्यूज में। तो जो पीजीटी का एमसीक्यूज है वो 8 से 9 रहेगा, और जो टीजीटी